हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकिंग एग्जाम। तो आज हम लोग करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, वो भी दिसंबर 2019 का पेपर 2 का पेपर करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नूर फॉरगॉट टू ब्रिंग हर टिफिन टू अ स्कूल एंड आस्क द तान्या टू शेयर हर टिफिन सेइंग, यू शुड शेयर योर टिफिन विथ मी टुडे बिकॉज आई शेयर्ड माई टिफिन विथ यू यस्टरडे। According to Lawrence Kohlberg theory of moral development, Noor's statement represents dash orientation typical at dash stage। हिंदी में देखते हैं, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। तो जब भी चीज़ों के बीच में अगर टिट फॉर टैट वाली बात आ जाती है कि जैसे तुम करोगे वैसे मैं करूँगा, वैसे टाइप का कुछ आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, एक्सचेंज वाली बातें आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सचेंज की ऑप्शन क्या होगा कि रिप्रेजेंट्स एक्सचेंज एंड कन्वेंशनल स्टेज में आ जाएगा ये बात। जब भी चीज़ों को आपस में साझा करने की बात आ जाती है तो वो एक कन्वेंशनल स्टेज में होता है और वहाँ पे एक्सचेंज वाली बात होती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्सचेंज ओरिएंटेशन टिपिकल एट कन्वेंशनल स्टेज, यानी कि 4 नंबर आदान प्रदान अभिविन्यास और परंपरागत अवस्था पर दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइडली हेल्ड बिलीफ अबाउट टाइफिड characteristics deemed appropriate for different sexes in the society are referred to as। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं। तो इसमें बात की गई है कि जो भी बहुत पीढ़ियों से जो अवधारणा चली आ रही है सोसाइटी के बारे में, सेक्सेस के बारे में, डिफरेंट सेक्सेस के बारे में, मेल और फीमेल सेक्सेस के बारे में, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं डी 4 नंबर जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता। जो रूढ़ियों से जो अवधारणाएं चली आ रही हैं महिला और पुरुष के बारे में, ये जेंडर पक्षपात के बारे में, तो उस को हम बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently there have been conscious effort to include stories in curriculum where father is involved in household works and mother is doing adventure activities। this move is important because हाल ही में पाठ्य चर्चा में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। तो अभी हमने बात की थी ना जेंडर स्टीरियोटाइप्स की, उसमें क्या होता है, रूढ़ियों से ये चली आ रही है कि जो माँ है वो घर पे किचन में खाना बनाएगी, और मतलब ऐसा देखा जाता है यूजुअली, और जो पिताजी हैं वो मोबाइल क्या बोलते हैं, टीवी देख रहे हैं, रिमोट हाथ में लिए हुए देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी होता है, ऐसा रोल देखा जाता है। तो वो क्या होता है कि रूढ़ियों से ये परंपरा चली जा रही है कि जो महिलाएं वो काम करेंगे, पुरुष हैं जो उन्हें घर का काम करेंगे, पुरुष हैं जो बाहर का काम करेंगे। तो वैसी स्थिति में इसको हम कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जो रूढ़ियों से ये अवधारणा चली आ रही है। हमने अभी तुरंत ही बात की थी। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि अगर इसके अपोजिट अगर किया जाए कि जो फादर है वो हाउस होल्ड वर्क्स में इन्वॉल्व हो जाएं और मदर जो है वो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करें, तो पिता घर के कार्यों में और माता साहसी गतिविधियाँ करें, तो ये कौन सा इस चीज़ को मतलब इम्पॉर्टेंट, इससे क्या होगा सब, यह कौन सा कदम इसके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो पहला ऑप्शन है, इट एम्स टू स्ट्रेंथन जेंडर बायस, या जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है, इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग,
जो जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। तीसरा है इट एम्स टू इनकरेज जेंडर कॉन्स्टेंसी, जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करेगा। एम्स टू इंक्रीज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर विभेदीकरण को बढ़ावा देगा। तो यहाँ पे तो अपोजिट बात हो रही है ना, जो फादर है वो जो रूढ़िवादिता थी स्टीरियोटाइप्स उससे अपोजिट काम हो रहा है। तो यहाँ पे तो बात स्ट्रेंथन की तो होगी नहीं, जेंडर बायस का स्ट्रेंथनेंस का बात तो होता नहीं, जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाने का बात तो यहाँ पे हो नहीं रहा है। जेंडर कॉन्स्टेंसी की तो यहाँ पे बात होगी नहीं, क्योंकि जेंडर कॉन्स्टेंसी होती क्या है, जिसमें मतलब 6 साल के बच्चा जब ये जान जाता है कि जो जेंडर है, सेक्स है, वो चेंज नहीं होता है, जो लड़का है वो लड़की नहीं बन सकता, लड़की है वो लड़का नहीं बन सकती, वैसा टाइप का, तो उसे बोलते हैं जेंडर कॉन्स्टेंसी। तो उसका तो यहाँ पे बात हो नहीं रहा है। उसके बाद चौथा है इट एम्स टू इंक्रीज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर विभेदीकरण को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे भी इसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे क्या होगा कि जो रूढ़ियों से बात चली आ रही है उसको यहाँ पे काउंटर किया गया है, उसकी जस्ट उसके अपोजिट यहाँ पे बात चल रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो है उसको एलिमिनेट करने की बात की जा रही है। इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to Vygotsky, when adults adjust the support to extend the child current level of performance, it is called। वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। डिस्कवरी, लर्निंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, इंटर सब्जेक्टिविटी, खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाठ ढांचा, अंतर व्यक्ति निष्ठता। तो इसमें सही आंसर जो होगा वो होगा स्कैफोल्डिंग, क्योंकि स्कैफोल्डिंग में क्या होता है, जो थोड़ा सा एक हिंट दिया जाता है बच्चे के करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, एक छोटा सा सपोर्ट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, तो उसे बोला जाता है स्कैफोल्डिंग, हिंदी में पाड़ या ढांचा या मचान बोलते हैं हिंदी में। तो ये बोलेंगे इसको स्कैफोल्डिंग। इसमें वर्तमान स्तर के सहयोग को विस्तार किया जाता है बच्चे को, थोड़ा सा हिंट देके, थोड़ा सा सहयोग देके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, देखिए हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, इसमें तार्किक क्षमता का मतलब बात किया जाता है, जो काल्पनिक और मतलब अपने दिमाग में ही कुछ वो अंदर इनसाइड वो कुछ तार्किक ये कुछ ऐसा सोच रहा है तर्क के अनुसार, तो काल्पनिक तार्किक रूप में सोच रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसा स्टेज कब आएगा, तो ऐसा स्टेज तो जाहिर सी बात है कि जब बच्चा 11 साल से ऊपर होगा तभी आएगा, यानी कि 11 से 16 साल के बीच में। तो 11 साल से 16 साल के बीच में कौन सा स्टेज होगा, तो वो होगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन हमेशा ही आता है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग जो है इसमें बच्चा क्या करता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में करता है, यानी कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क जो है ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डैश इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन चिल्ड्रंस थिंकिंग। डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो ऑप्शन पहला है लॉरेंस कोहलबर्ग, दूसरा जीन पियाजे, तीसरा लेव वाइगोस्की, तीसरा अल्बर्ट बैंडुरा। तो इसमें बात क्या की गई है, देखिए सोशियो कल्चर की बात की गई है ना यहाँ पे, सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चर, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ। तो बताइए लेव वाइगोस्की जो थे इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था ना, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था, लेव वाइगोस्की ने दिया था। तो इन्हीं के अनुसार जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन चिल्ड्रन थिंकिंग, यानी कि लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ को प्रभाव को समझना आवश्यक है।
ले वाइगोस्की ने बच्चों के सोशियो कल्चर एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। इस वजह से यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सी, लेव वाइगोस्की। सोशियो कल्चरल सिद्धांत किसने दिया था? लेव वाइगोस्की ने। तो यहाँ पे होगा अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉइंग implications from Piaget theory of cognitive development, a teacher of grade 6 to 8 in the classroom should। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को जो 6 to 8 कक्षा में पढ़ाता है वो क्या करना चाहिए अपनी कक्षा में? पहला ऑप्शन है डिस्करेज यूज ऑफ लॉजिकल आर्गूमेंट्स, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित वाला बात तो कभी हम करेंगे नहीं बच्चों को, तो यह तो सीधे कट गया। दूसरा है प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। सही लग रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यूज ओनली कॉन्क्रीट मटेरियल्स टू टीच अ कॉन्सेप्ट, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल तो यहाँ पे करनी है हमको, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाइवर्जेंट थिंकिंग की ओर ले जाना है, तो यहाँ पे केवल ये सीमित कर देता है। केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। फिर है नेक्स्ट ऑप्शन है रिलाई सोलिली ऑन प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, केवल रिलाई सोलिली ऑन प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। पाठ्यक्रम पे केवल निर्धारित तो रहना नहीं चाहिए, उसको बाद डाइवर्जेंट थिंकिंग की ओर जोड़ना है, ज्ञान का निर्माण करना है बच्चों को। तो ज्ञान का निर्माण करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है और सबसे अच्छा तरीका क्या है? तार्किक समायोजन, यानी कि प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन। ऐसा प्रॉब्लम देना चाहिए जो कि तर्क से रिलेटेड हो, जिससे क्या हो बच्चा अपना ज्ञान का निर्माण करे, बहुत सारी दिशाओं में सोचे। तो ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। सही आंसर बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन विथ लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये वर्ड देख लीजिए, लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी कि कुछ तो यहाँ पे इंटेलिजेंस इट मीन रीजनिंग से रिलेटेड कुछ बातें हो रही हैं। तो पहला ऑप्शन है सेंसिटिविटी टू द साउंड्स रिदम्स एंड मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, ध्वनि ताल एवं शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। जब रीजनिंग की बात हो रही है तो ध्वनि ताल और शब्दों का क्या करेंगे, ये भी नहीं होगा। दूसरा है एबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पेशियल, विजुअल की बात क्यों करेंगे यहाँ पे, दृश्य स्थानिक परिवेश, यहाँ पे तर्क की बात हो रही है तो विजुअल से रिलेटेड तो कुछ है नहीं। तीसरे पे चलते हैं एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड एप्रिसिएट पिच रिदम एंड एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल एक्सप्रेशन। फिर यहाँ पे म्यूजिकल का बात कर दिया, यहाँ पे तर्क की बात हो रही है तो हम यहाँ पे मैथमेटिक्स और गणितीय तर्क से रिलेटेड कुछ बातें देखेंगे ना, तो यहाँ पे संगीत से रिलेटेड जो है ये भी नहीं होगा। चौथा बचता है सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो मैंने बात की थी ना कि जब इंटेलिजेंस की बात आ रही हो तो यहाँ पे रीजनिंग की जो बात जरूर होगी, तो यहाँ पे रीजनिंग क्या करेगा, जैसे अब देखते हैं आप रीजनिंग जो आता है उसमें कुछ श्रृंखला दी रहती है, 2 4 5 6 ऐसे करके कॉमा दे के दिया रहता है, उसमें बनाना होता है। तो वो खुद से क्या करेगा, अगर वैसा बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो उसे ज्ञान का निर्माण करेगा, तार्किक क्षमता उसकी बढ़ेगी। तो ये हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी के अनुसार, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी के अनुसार इसका सही आंसर क्या होगा, सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। सही आंसर इसका 4 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रेन डेवलप हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज एंड मोटिव्स that make them responsible, productive member of society is called। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सीधे जब समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाता है, तो जब समाज ही उसको जिम्मेदार एवं क्रियाशील बनाता है तो उसको क्या बोलेंगे, समाजीकरण ही तो बोलेंगे ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण, और तीनों को देखना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which of the following statements about the role of heredity and environment in human development is correct? मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में बात करने की बात किया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेज इज हेरिडिटी। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। ठीक है, देखते हैं। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस टोटली शेप द डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेज ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करता है। तो देखिए, जब भी डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट जब भी होगा तो ये डेवलपमेंट है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के साथ ही होता है। इसका है भी कि डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट, डी बराबर एच इंटू ई होता है। तो यहाँ पे जब भी हेरिडिटी के साथ बात होगी तो इन्वायरमेंट की बात जरूर होगी। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें केवल कर दिया है क्या कि केवल ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेज इज हेरिडिटी। केवल हेरिडिटी तो नहीं हो सकता है, तो पहला कटता है। दूसरा है कि इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेज टोटली शेप द डेवलपमेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे भी केवल इन्वायरमेंट की बात हो रही है। हमें ऐसा ढूंढना है जहाँ पे इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों की एक साथ बात हो। तो ऐसा ऑप्शन केवल एक ही है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंसेज ह्यूमन डेवलपमेंट इन कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में विकास को प्रभावित करती है। जब भी बात आए हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड तो वहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो डेवलपमेंट होता है बराबर हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट होता है, यानी कि विकास बराबर पर्यावरण इंटू आनुवंशिकता। तो यहाँ पे देखिए तो सही आंसर क्या होगा, दोनों सब तीनों ऑप्शन में दोनों को सेपरेट किया गया है। चौथा ही है जिसमें क्या बोली गई है बात कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, दोनों एक जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ठीक है। नॉलेज इज रिसीव्ड पैसिवली बाय द लर्नर। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। निष्क्रिय तो होगा ही नहीं, सक्रिय रूप से होता है, एक्टिव रूप से होता है, तो पैसिवली की तो बात करेंगे ही नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है नॉलेज इज रिप्रोड्यूस बाय द लर्नर एज इट इज़। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। दोहराएगा तो फिर बच्चा आगे कैसे सीख पाएगा, तो ये भी नहीं। फिर नॉलेज इज रिकॉल्ड बाय द लर्नर एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर। क्या है तो शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण। तो अगर शिक्षक के केवल निर्देश के द्वारा ही करेगा तो फिर बच्चा खुद से क्या करेगा, उसको खुद भी तो सृजनात्मकता यानी कि कंस्ट्रक्ट करना है तो ज्ञान को। तो इस वजह से ये तीनों कटता है। पहला क्या होगा, कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। प्रोग्रेसिव क्लासरूम में बच्चा क्या करता है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना का निर्माण होता है। तो सही आंसर होगा नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन इंक्लूड्स। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है, ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट, ओनली समेटिव असेसमेंट, नाइदर फॉर्मेशन नॉर समेटिव असेसमेंट, बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज। तो केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकलनात्मक आकलन, न तो संरचनात्मक न ही संकलनात्मक आकलन, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों यानी कि संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो देखिए कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो होता है ये पेन और पेपर पेंसिल से रिलेटेड असेसमेंट किया जाता है इसमें, और साथ ही बच्चे की और भी गतिविधियों पे भी ध्यान दिया जाता है कि और सभी गतिविधियों में बच्चा का विकास हुआ है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। ये जो होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन जो है 2009 में बाय CBSE के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसमें बच्चा क्या करेगा कि दोनों का देखा जाएगा ना, बच्चे की और सारी गतिविधियों का विकास भी देखा जाएगा, साथ में पेपर पेंसिल से रिलेटेड भी उसका डेवलपमेंट देखा जाएगा। तो इस वजह से फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों होगा।
यानी कि बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रेटेजी, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। ऑप्शन क्या होगा वहाँ सही? 4 नंबर। तो 12 का सही आंसर क्या होगा? 4 नंबर, बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a student in your class has been told again and again from different sources that people from his social group typically perform poorly in academics. To reduce the impact of this stereotype, the resultant stereotype threat a teacher as initial step can be. आपकी कक्षा के विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया जाता है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। यानी कि मान लो किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड मान लो ऐसा बोल दिया जाता है कि तुम्हारे क्षेत्र के लोग तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, ये वो ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया जाता है। तो इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? तो इसका सही पहला नंबर ऑप्शन है इग्नोरिंग सच कॉन्सर्न्स, इस प्रकार के सरोकार को अनदेखा कर देना चाहिए। ऐसा क्यों करेंगे? उस बात पर चिंतन करेंगे, उसका उपाय सोचेंगे। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन बिटवीन स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ये तो और उसको बढ़ावा देगा कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता कराएंगे, प्रतियोगिता की तो बात करनी ही नहीं है। फिर है तीसरा सजेस्ट द स्टूडेंट टू लीव एकेडमिक्स एंड ज्वाइन सम अदर डोमेन, ऐसा तो करने की क्या तो बच्चा क्या करेगा? फिर बच्चे की तो और जो विकास है वो नहीं हो पाएगी। तो विद्यार्थियों से पढ़ाई छोड़ने की बात तो कहेंगे ही नहीं। तो ये तीनों निगेटिव ऐसे भी जा रहा है। तो चौथा क्या है प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना। सही बात है कि जिस क्षेत्र से वो बच्चा रिलेट करता है उस क्षेत्र के कुछ ऐसे एग्जाम्पल देंगे जो जिन्होंने बहुत अच्छा उच्च प्रदर्शन किया है उसका एग्जाम्पल देंगे, जिससे क्या होगा बच्चे में वो भावना खत्म हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। सही बात है। दूसरा है शो एन एटीट्यूड ऑफ पीटी एंड सिंपैथी टुवर्ड्स डिसेबल्ड लर्नर्स, अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करेंगे। क्यों दया करेंगे? वो भी उसमें भी बहुत सारा टैलेंट है, तो इस वजह से अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित नहीं करना है। नेक्स्ट है यूज लेबल्स सच एज हैंडीकैप्ड चाइल्ड, रिटार्डेड चाइल्ड टू कैटेगराइज चिल्ड्रेन, बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना। बच्चों को लेबलिंग करने की जरूरत तो है ही नहीं। बच्चों को अगर लेबलिंग करेंगे तो फिर तो उससे गलत बात तो कुछ हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे लेबलिंग करना नहीं है कि वो बच्चा अपाहिज है, वो मंदबुद्धि का है, ऐसा वैसा। तीसरा है पे अटेंशन ओनली टू द गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन, ओनली प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना। तो ये तो समावेशी कक्षा का मतलब होता है कि जो भी बच्चा है जिस क्षेत्र से जिसमें जो भी स्ट्रेंथ या वीकनेस है सबको एक साथ लेके और उस कक्षा का सृजनात्मक कक्षा का निर्माण करना है। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में सभी प्रकार के बच्चों को एक मतलब रूप में लेके चलना है। तो यहाँ पे हम कैटेगराइजेशन तो कर नहीं जा सकते हैं केवल गिफ्टेड बच्चा और टैलेंटेड चिल्ड्रन बच्चा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिलीव दैट every child has a potential to learn as per their abilities and strength, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है समावेशी कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है ए स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइंस इन द क्लासरूम, एंजाइटी अराउंड रीडिंग, difficulty in recognizing words or letters, poor vocabulary skills, difficulty with understanding or remembering what was read, these are indication of। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन देखते हैं। एन ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स, एक स्वलीन विद्यार्थी के।
दूसरा ए क्रिएटिव स्टूडेंट, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के। ए स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अशक्ता वाले विद्यार्थी के। ए स्टूडेंट विथ मेंटल इम्पेयरमेंट, मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि अधिगम अशक्ता वाले विद्यार्थी के। यानी इसे डिसलेक्सिया हुआ है ना, रीडिंग में है, पढ़ने की प्रति चिंता है, तो डिसलेक्सिया भी तो हो सकता है, पढ़े हुए बात को समझने याद करने में कठिनाई हो रही है इसे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए स्टूडेंट्स विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अशक्ता वाले विद्यार्थी के लिए यह सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाई। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं को किस प्रकार से बता सकता है, यानी कि जो विशेष योग्यता वाला वर्ग जो है उस अधिगमकर्ता उसकी आवश्यकताओं को किस प्रकार से एक शिक्षक एक पूरे समावेशी कक्षा में उसको संबोधित कर सकता है। तो इसका पहला ऑप्शन है इम्फेसाइजिंग अपॉन प्रैक्टिसेज एंड ड्रिल एंड यूजिंग पेपर पेंसिल टेस्ट फॉर असेसमेंट। आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना, अभ्यास एवं रटने पर बल देना, रटने पर पेपर पेंसिल टेस्ट पर नहीं बल देना है, बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस को ठीक करना है। तो फिर है दूसरा फॉलोइंग यूनिफॉर्म वेज ऑफ इंस्ट्रक्टिंग द स्टूडेंट्स, एक ही डंडे से सबको हाँकना, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप से तरीकों का प्रयोग करना है, ऐसा नहीं करना है। तीसरा है गिविंग ए लॉट ऑफ रिटन होमवर्क्स एंड स्ट्रेसिंग ऑन कॉपीइंग ऑफ आंसर फ्रॉम अदर ब्राइट स्टूडेंट्स, अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना, बच्चे पर ओवरलोड नहीं देना है, तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने की बात क्यों कहेंगे भाई? तो चौथा है डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। हर एक बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को डायग्नोज करेंगे, उसकी अधिक कमजोरी को और उसके सशक्त पक्ष को जानने की कोशिश करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा इंक्लूसिव क्लासरूम में? डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टीचर कैन इनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लासरूम बाई। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहले तो है इम्फेसाइजिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन पर बल देकर, डिस्करेजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, हतोत्साहन वाला तो बात करना ही नहीं है, इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड अप्रिसिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज़, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, सही है, डिस्करेजिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम टेकिंग रिस्क एंड अंडरटेकिंग चैलेंजेस, विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित वाली तो बात हटा ही दी है। तो यहाँ पर डिस्करेजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग हट गया, डिस्करेजिंग यहाँ पे भी हट गया स्टूडेंट्स। दो बचता है इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स और एम्फेसाइजिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए मल्टीपल परिप्रेक्ष्य वाला होगा ना, यानी कि इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज़, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करेंगे तथा मूल विचारों को महत्व देंगे। बच्चों यहाँ पे कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात तो करनी ही नहीं है, जब भी बच्चों की थिंकिंग की बात करनी है तो डाइवर्जेंट की बात करेंगे ना, वो अनेक दिशाओं में बच्चे सोचने का प्रयास करेगा, अपने ज्ञान का सृजनात्मक विकास करेगा, ज्ञान का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे डिस्करेज करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो बात होगी मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स में, तो यहाँ बच्चे हर एक दिशा में अपने आप को, बच्चे के हर एक दिशा को इनकरेज करना है, उसकी मूल विचार को अप्रिसिएट करना है, जिससे उसको क्या होगा, उसका एक मोरल होगा, जो है उसका कॉन्फिडेंस लेवल है जो हाई होगा। तो इस वजह से ये भी सही है, अप्रिसिएटिंग उसके मूल विचार को अप्रिसिएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है?
तो पहला है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टेस्ट टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। ऐसे तो बच्चे में बर्डन बढ़ जाएगा ना, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा अगर टेस्ट केवल टेस्ट ही लेते रहेंगे तो। इंक्रीजिंग रिवार्ड्स टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करना हेतु पुरस्कार को बढ़ावा देना। इससे बच्चे क्या होगा, बाहरी रूप से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा, केवल वह रिवार्ड्स के लिए ही पढ़ने की कोशिश करेगा, तो ये भी नहीं होगा। फॉलोइंग ओनली द लेक्चरर मोड, केवल लेक्चर से केवल व्याख्यान विधि से ही निर्देश देंगे तो फिर बच्चे की जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस, उसको फिर कैसे देखेंगे, उसका सर्वांगीण विकास तो नहीं हो सकता है ना। तो फिर है नेक्स्ट, showing genuine interest in the content matter and having concerns for children's overall well-being and learning, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। तो ये सही आंसर इसका होगा कि बच्चों को शोइंग जेन्यून इंटरेस्ट कर देखना है, कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर चिल्ड्रन ओवरऑल वेलबींग एंड लर्निंग, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सरोकार रखना चाहिए। नेक्स्ट है, एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी इज, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी का एग्जाम्पल सही कौन हो सकता है। नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू इवेल्युएटिंग द सॉल्यूशन, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। तो केवल समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा, तो फिर आप जाइए इवेल्युएशन जो है उसको तो अच्छे से करना है ना, तो ये सही नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सेकंड, फंक्शनल फिक्सडनेस, फोकसिंग ऑन ओनली द कन्वेंशनल फंक्शनल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, केवल परंपरागत कार्य पर केवल ध्यान देंगे, बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस को ध्यान देंगे ना। फिर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर स्ट्रेटेजी, यानी बच्चा प्रभावशाली समस्या समाधान को कैसे, मतलब रणनीति का उदाहरण क्या होना चाहिए। तीसरा है रिस्पॉन्स सेट, गेटिंग स्टक ऑन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम, प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना, यानी कि बस एक ही ट्रेडिशनल जो वे चला जा रहा है केवल उसका प्रस्तुतिकरण करने का बस वही करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, एक ही आयाम पे नहीं सीमित रहेंगे। चौथा है मीन्स इंड एनालिसिस, डिवाइडिंग द प्रॉब्लम्स इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स, साधन सद्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। तो ये सही लग रहा है ना कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम जो है उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करके और तब उसका अच्छा से इवैल्यूएशन करेंगे, उसको उसकी जो समस्या समाधान रणनीति है उस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा अच्छे से उस समाधान तभी किया जा सकता है जब उसको छोटे छोटे सब गोल्स में, छोटे छोटे भागों में विभाजित करके तब उसको इवैल्यूएट किया जाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मीन्स एंड एनालिसिस, डिवाइडिंग द प्रॉब्लम्स इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस, सही है, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, सही बात है, तो ये तो सही है, इसमें नहीं पूछ रहा है ना। एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन, प्रयोग एवं परीक्षण, ये भी सही बात है, बच्चा एक्सप्लोर करेगा तो ये सही है। तीसरा है डायलॉग एंड डिस्कशन, संवाद एवं परिचर्चा, सही बात है, बच्चा डिस्कशन करेगा, डायलॉग करेगा तो उससे ज्ञान का विकास होगा। चौथा है फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, केवल दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करने से नहीं होगा, बच्चों को खुद से न ज्ञान का निर्माण करना है, तो इसमें नहीं पूछ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन टीचर डील विथ चिल्ड्रेंस हु आर नॉन अटेंटिव इन द क्लासरूम, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकता है। सही आंसर पहला ऑप्शन है आस्क द चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ द क्लास,
बच्चे को कक्षा से बाहर करने के लिए कहना सही बात नहीं है। स्कोल्ड देम फ्रिक्वेंटली, पूरी कक्षा उसे बार बार डांटना, डांटने की बात तो करेंगे ही नहीं। टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीजन फॉर देयर डिसइंटरेस्ट, उनसे बात करके उनकी अरुचि जानने की कोशिश करेंगे, सही बात है। तीसरा है गिव देम अ लॉट ऑफ वर्कशीट एज होमवर्क, गृह कार्य अधिक देंगे, गृह कार्य अधिक नहीं देंगे, बच्चे पे बर्डन नहीं देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीजन, कारण जानने की कोशिश करेंगे उसके डिसइंटरेस्ट के बारे में। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, सृजनात्मकता जो संरचनावादी बात की जाती है जिसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट डैश इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? प्रियर नॉलेज ऑफ द लर्नर, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, कंडीशनिंग, अनुबंधन, पनिशमेंट, दंड की बात तो करना ही नहीं है, रूट मेमोराइजेशन, यंत्रवत याद करना, ये दोनों तो ऐसे ही कट गया। फिर उसके बाद पूछ क्या रहा है इसमें कि क्रूशियल सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के लिए, रचनावादी जो उपागम होता है बच्चे का, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है जो बच्चे का पूर्व ज्ञान है, जो अपने अनुभव से उस ज्ञान का विकास करता है वो। तो इसका सही आंसर होगा प्रियर नॉलेज ऑफ द लर्नर, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान की संरचना अत्यंत आवश्यक है संरचनावादी उपागम में, यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रंस कंस्ट्रक्ट नैव थ्योरीज अबाउट वेरियस फेनोमेनन इन दिस बैकग्राउंड अ टीचर शुड। बच्चे अपने घटित अनेक घटनाओं के बारे में सहजनाभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसमें बच्चा क्या होता है, मतलब नैव थ्योरीज इट मीन्स अनुभवहीन जो बच्चा है, यानी जो इमेच्योर बच्चा है, वी कैन से अपने माइंड में एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना लेता है जो सही नहीं है। तो उसको मतलब उस फेनोमेना को सही करने के लिए क्या करना चाहिए? तो चैलेंज दिस कॉन्सेप्शन ऑफ द चिल्ड्रंस थ्रू डायलॉग, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना, सही बात है। दूसरा है डिसमिस देयर आइडियाज एंड चिल्ड्रन, बच्चों के इन विचारों को खारिज कर देना। खारिज कैसे करेंगे? बच्चों को सही कॉन्सेप्ट तो बताएंगे। तीसरा इग्नोर चिल्ड्रन आइडियाज, बच्चों के सिद्धांत को अनदेखा कर देंगे, नहीं ये अनदेखा नहीं करना है, उसके बाद को उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है अगर उसे किसी चीज़ को लेकर गलतफहमी है। तो मतलब जैसे कुछ थ्योरीज वगैरह होती है ना, जैसे मान लो कि ट्रेन चल रहा है तो ट्रेन के साथ पेड़ भी चल रहा है, तो बच्चा ये सोचता है कि ट्रेन के साथ पेड़ भी चल रहा है, तो वो एक गलत नैब थ्योरीज बना ली अपने माइंड में। तो उसको आप कैसे उसको उस कॉन्सेप्ट को सही करेंगे? चौथा है स्कोल्ड द चिल्ड्रन, बच्चों के उन विचारों को डांटना, नहीं डांट नहीं सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चैलेंज दिस कॉन्सेप्शंस ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देंगे इसमें बच्चे को और उस एग्जाम्पल्स के द्वारा उसके कॉन्सेप्ट को चेंज करेंगे, सही बताएंगे। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन इज, संज्ञान एवं संवेग के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है? तो पहला ऑप्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। दूसरा है यूनिडायरेक्शनल, यार इमोशन इन्फ्लुएंसेज कॉग्निशन, एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। यूनिडायरेक्शनल कॉग्निशन इन्फ्लुएंसेज इमोशंस, एक दिशीय होते हैं यानी कि संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है। चौथा है बाई डायरेक्शनल, अ डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ है, द्विदिशीय दोनों के बीच गतिशील पारस्परिक क्रिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर होगा बाई डायरेक्शनल डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ, दोनों का एक दूसरे से एक रिलेशन है। इस अलग अलग संज्ञान और संवेग को हम अलग अलग नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअल हैं, तो म्यूचुअल रिलेशन है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे कॉग्निशन और इमोशन को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉग्निशन और इमोशन ये दोनों बाई डायरेक्शनल एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसके बिना नहीं हो सकता। हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर जो है ये जेजोंग ने बोला था, लेकिन यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाई डायरेक्शनल जो है ये करेंगे, इसको इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर जो है जेजोंग ने बोला था कि कॉग्निशन और इमोशन जो है वो ये अलग हैं, लेकिन यहाँ पे इन जनरल बात हो रही है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बाई डायरेक्शनल अ डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ, द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग,
निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों की अभिरुचि सही है, विद्यार्थी की अभिरुचि रहेगी तभी तो अच्छा लर्निंग करेगा। उसके बाद विद्यार्थियों का सांवेदिक स्वास्थ्य, हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो पढ़ेगा कैसे, सही है ये भी। शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, सही है। पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज जो है वो अगर जितनी इफेक्टिव स्ट्रेटजीज होगी तो बच्चा उसके अनुसार अच्छे से पढ़ाई करेगा ना, तो ये भी सही है। चौथा है सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ये तो बहुत ही सही है कि बच्चे के मानसिक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी जो है, जो ओवरऑल विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी सही होना चाहिए बच्चे का। लाइक वाइगोत्स्की ने भी बोला है, तो इसकी वजह से चारों सही होगा। तो चारों किस में है? 1 2 3 4, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? सोशल इंटरेक्शन, सही है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, लगातार अभ्यास, बार बार स्मरण करवाएंगे। क्यों करवाएंगे बच्चे को? केवल अभ्यास और स्मरण करवाएंगे तो फिर बच्चे का सार्वजनिक विकास कैसे होगा? फिर तो वो भूल जाएगा, मान लो कितनी बार भी अभी याद दिलवाओ, ऐसे सोचो ना, तो ये नहीं होगा। दंड तो देंगे नहीं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन जो है ये भी नहीं करवाएंगे, ये तो बिहेवियरिस्ट की बात करते हैं। तो क्या होगा, सोशल इंटरेक्शन जो है इससे बच्चे के बच्चे में ज्ञान का सार्थक संरचना की प्रक्रिया का विकास होता है। इस वजह से सही आंसर इसका होगा सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं से बच्चों के ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का विकास होता है, यह इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो इस वजह से सोशल इंटरेक्शन होगा, इससे बच्चा एक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मैंने इस वीडियो को बहुत अच्छे बनाने की कोशिश की है और बहुत ही डीपली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन 27 क्वेश्चन की ओर। व्हेन अ स्टूडेंट्स रिपीटेडली इंगेज इन एन एक्टिविटी सच एज डिजाइन एंड कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट to earn a reward that is not directly related to that activity such as earn a star or badge, they are likely to। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसे कि स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? ठीक है, तो यहाँ पे पहला है, मतलब बच्चे को जो है एक गिफ्ट समझ लीजिए, स्टार या बैज अच्छा दे दिया जाए, उसके परिणाम पाने के लिए वो मतलब बच्चा जो है बार बार अपनी गतिविधियों को मतलब पुरस्कार पाने की इच्छा प्राप्त करता है अच्छा करने के संदर्भ में। तो इसमें है डेवलप मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, अधिगम के प्रति भौतिकवादी विवृत्ति का विकास, एंजॉय लर्निंग फ्रॉम द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, परसिस्ट इन डूइंग द एक्टिविटी इवन विदाउट द रिवार्ड, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, सेट मास्टरी गोल्स फ्रॉम देम फॉर देमसेल्व्स रेदर देन वर्क टू प्लीज अदर्स, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के उद्देश्य में। देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है कि जो बच्चा कोई है, अगर वो बच्चा कोई मतलब सपोज कोई गतिविधि कर रहा है, तो वो गतिविधि इस वजह से कर रहा है कि उसे उस गतिविधि में अगर वो सफल होता है, कुछ कार्य कर रहा है, तो अगर वो सफल होता है तो उसे कुछ स्टार दिया जाएगा, कुछ अच्छा बैज दिया जाएगा जिससे उसे सम्मानित किया जाएगा। सपोज मान लीजिए उसे कोई गिफ्ट दिया जाएगा, उसके लोभ में वो कर रहा है, तो वो दिक्कत, तो ये कैसी संभावना उत्पन्न करती है ऐसी स्थिति में, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसमें तो बच्चा जो है वो आंतरिक नहीं यानी कि बाहरी रूप से मोटिवेट है ना, 2 तरह का मोटिवेशन होता है, आंतरिक और बाहरी। तो बाहरी रूप से बच्चा यहाँ पे मोटिवेट है, वो मतलब कि गिफ्ट लेने के लोभ में वो अपने कार्य को अच्छा करने की, गतिविधि को अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, वो आंतरिक रूप से मोटिवेट नहीं है। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर ऑप्शन है, एंजॉय लर्निंग फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए आनंद कर रहा है, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चा क्या है, वो तो स्टार या बैज या वीकेंड से जो बाहरी रूप से मतलब मोटिवेट है उसके लिए कर रहा है, तो यहाँ पे समझने के लिए तो बच्चा करेगा नहीं। तीसरा है कि पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगा रहेगा, वो तो पुरस्कार के लिए ही कर रहा है, तो पुरस्कार के बिना भी तो कैसे कर सकता है, ये भी नहीं होगा। चौथा है अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता पर ध्यान देगा। क्यों स्वयं की निपुणता पर नहीं ध्यान देगा? यहाँ पे बात हो रही है कि बच्चा को लोभ जो मिलता है, स्टार या बैज जो दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है, उसके लिए वो कर रहा है। तो यहाँ पे ये तीनों जो है ये तो आंतरिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल हो गया। बच्चा क्या है, बाहरी मोटिवेशन है, बच्चे में बाहरी मोटिवेशन है, तो इस वजह से
इसका आंसर होगा डेवलप मेटेरियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। बच्चा क्या होगा, मेटेरियलिस्टिक हो जाएगा, भौतिकवादी अभिवृत्ति उसमें बढ़ जाएगी कि मतलब वो केवल गिफ्ट लेने के लिए कुछ प्रलोभन के द्वारा ही बच्चा अच्छा करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज यूनिवर्सली सेम अक्रॉस डिफरेंट cultural context. The concept of children is universally the same across different cultural context. बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से सामान्य है। ए सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। दैट चिल्ड्रन आर बॉर्न एविल एंड हैव टू बी सिविलाइज्ड, यह बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। सही, ऐसा नहीं है कि बच्चे केवल दुष्ट रूप से पैदा होते हैं, सभ्य बनाया होता है। बाल्यावस्था की अवधारणा सरासर गलत है। चौथा है, दैट चिल्ड्रन बिगिन विथ नथिंग एट द ऑल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर शेप्ड इंटायरली बाय इन्वायरमेंट, यह बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये बच्चे क्वेश्चन को समझिए पहले। लिख बोल रहा है कि बाल्यावस्था की अवधारणा, बाल्यावस्था में बच्चा क्या है, उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, सम के में भी जो बाल्यावस्था है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है बच्चे का। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर जो है, ए सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, समकालीन समाजवादी संरचनावादी मनोविज्ञानी के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। वाइगोस्की ने भी बोला है कि बाल्यावस्था में बच्चा जो है एक सामाजिक संरचना के ऊपर काम करता है, सामाजिक संरचना के अनुसार काम करता है, समाज से ही वो सीखता है। तो यहाँ पे बी नंबर जो है 2 नंबर, उसमें यह बताया गया है कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। तो सही बात है, बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना है, इसलिए सही आंसर होगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगराइज द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ वेरी रैपिड पेस, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। मिडिल एज पूछ रहा है। एबिलिटी टू थिंक अब्स्ट्रैक्टली एंड यूज ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप्स, अमूर्त रूप से सोचने और वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता। तीसरा है, चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कॉन्क्रीटली, बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। लर्निंग अकर एट प्राइमरली थ्रो सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज़, अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा की जाती है। तो देखिए यहाँ पे चिल्ड्रन जो है बिगिन टू थिंक लॉजिकली एंड कॉन्क्रीटली सोचने लगता है, ये मिडिल एज में। तार्किक रूप से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ही आता है क्वेश्चन। तो जब भी बच्चा तार्किक रूप से सोचने की शुरुआत करने लगता है, मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है तार्किक एवं मूर्त रूप से, तो वह कौन से एज में करता है, तो वो करता है मिडिल चाइल्डहुड में, जो कि कंटिन्यू रहता है फॉर्मल चाइल्डहुड में भी, लेकिन शुरुआत कब होती है, तो मिडिल चाइल्डहुड में होती है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा, चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली एंड बट कॉन्क्रीटली, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, फैमिली एंड नेबर्स आर, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की क्या है। साइकोलॉजिकल एजेंसी ऑफ चिल्ड्रन, मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मिडिल सोशलाइजिंग एजेंसी, मध्य एजेंसियां हैं, सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी, द्वितीयक एजेंसियां हैं। तो जब भी फैमिली की बात आ जाए तो बच्चा सबसे पहले जो जिसके साथ तो उसका मतलब इंटरेक्शन होता है, कह सकते हैं, तो पहले तो फैमिली से ही होता है ना। तो जब तो इंटरेक्शन जब फैमिली से होता है तो इन फैमिली सेकेंडरी, साइकोलॉजिकल और मिडिल तो हो नहीं सकती है, फैमिली जब भी होगी प्राइमरी होगी। तो इस वजह से इसका सही आंसर होगा प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी। प्राथमिक एजेंसियां होती हैं फैमिली एंड नेबरहुड। नेबरहुड होता है जो समाज ही तो है, ऐसे नेबरहुड उसका, तो समाज से भी तो बच्चा धीरे धीरे सीखने की कोशिश करता है। तो इस वजह से फैमिली एंड नेबरहुड बोथ आर प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी। इसके साथ ही आज के CDP के हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये और मैंने इसमें बहुत ही अच्छे करने की कोशिश की है। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं समझने में, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।